हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर आप सभी का वेलकम करता हूं गगन कपूर क्लासेस में। और आज हम आपके साथ एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसके कंसेप्ट्स आपको बहुत ही ज्यादा फायदा दिलाएंगे रियल लाइफ में भी। ठीक है सर, तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं एक ब्यूटीफुल जर्नी। चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। क्योंकि बच्चे कह रहे हैं हम इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, तो अब ये नया सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये है क्या। तो देखते हैं कि आपने अभी तक कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि देखो सर, हमने आज तक डिस्कस किया था एक सब्जेक्ट जिसका नाम था अकाउंटिंग। जब हम कॉमर्स में आए थे तो हमने अकाउंटिंग से स्टार्टिंग की थी। मैंने कहा बताओ अकाउंटिंग में आपने क्या सीखा था। सर अकाउंटिंग तो हमें सिखाता था कि भाई जब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के अंदर मनी इन्वॉल्व है और हमें जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते थे सर, अकाउंटिंग के अंदर तो हम रिकॉर्डिंग किया करते थे किसकी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। ओके, क्या सिर्फ आप इतना ही काम करते थे या आप फिर कुछ और भी अकाउंटिंग में किया करते थे। हां सर, उसके बाद हम अपने प्रॉफिट की कंप्यूटेशन किया करते थे। ठीक है, और फिर प्रॉफिट की कंप्यूटेशन करने के बाद हम कभी कभी एनालिसिस की भी बातें करते थे, रेशियो कैलकुलेट कर लेते थे। ये सारे काम हम लोग किया करते थे। ठीक है जी। अकाउंटिंग जब आप बड़े हुए तो आपने देखा कि अकाउंटिंग के भी हमारे पास दो अलग अलग पार्ट बन गए। अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो हमने उसका नाम रख दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और अगर आपका बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर का है तो हमने उसका नाम रख दिया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अगर आपका बिजनेस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था तो आपने उसकी भी अकाउंटिंग सीख ली। आपने अपने बिजनेस को ग्रो किया, ब्रांच बनाई, उसकी भी अकाउंटिंग सीख ली, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, पता नहीं क्या क्या आपने सीखा, पार्टनरशिप भी सीखा। खैर, वहां पर उसका ऑब्जेक्टिव था आप बिजनेस जो भी करते हैं उसकी अकाउंटिंग करना, रिपोर्ट दे देना जी हाँ जी आपने क्या कमाया। सर हम थोड़े और बड़े हुए। ठीक है जी, आप जब थोड़े और बड़े हुए तो आपने सब्जेक्ट पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग। अब क्योंकि आप कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं तो बताइए कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने क्या सीखा था। सर हमने ये सीखा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने तो अकाउंटिंग की, लेकिन ये बताया नहीं कि मैं कॉस्ट कैसे निकालूंगा। मैंने कहा किसकी कॉस्ट निकालना चाहते हो। आपने कहा सर अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट की कंप्यूटेशन करना चाहता हूं। आप अपनी कॉस्ट की कैलकुलेशन करना चाहते थे। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात थी। और सर सिर्फ प्रोडक्ट ही क्या, अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, मान लीजिए हम होटल इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, हम कोई कैंटीन चलाते हैं, हम रेस्टोरेंट चलाते हैं, या सर आप पढ़ाते हो, या फिर हमने देखा कि भाई जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो अपनी कॉस्ट निकालना चाहते हैं। हालांकि हम ज्यादा गहराई में नहीं गए, है ना। एयरप्लेन जो ये लोग उड़ाते हैं इनके लिए भी कॉस्टिंग होती है ना, कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी। सर वहां पर हमने सीखा कि अकाउंटिंग जो हमने पढ़ी थी वो कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं कर रही थी, इसलिए हमने एक नया सब्जेक्ट पढ़ा था और सर हमने कॉस्ट कैलकुलेशन की थी। इसमें हमने कॉस्ट कंट्रोलिंग के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो आप मटेरियल चैप्टर पढ़ते थे, वहां आपको बताया जाता था मटेरियल कंट्रोल के बारे में। सर साथ में हम कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट की रिडक्शन के बारे में भी हम पढ़ते थे। अगर मैं मटेरियल चैप्टर की बात करूं तो आप EOQ पढ़ते थे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो आपको बताती थी कि हां आप इस तरीके से अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, एक बार में इतनी क्वांटिटी मंगवानी चाहिए। तो ये सारी बातें सर हम पढ़ा करते थे। उसके बाद भी सर ऐसा क्या हुआ कि ये पर्पस हमारा पूरा नहीं हुआ। फिर हमने बीच में इनकम टैक्स भी पढ़ा था। खैर वो एक अलग लाइन थी। वहां तो सर समझ में आता है कि हम इनकम कमाते हैं, गवर्नमेंट जो है हमारी जेब में हाथ डाल के पैसा निकालती है। अब सर अगर आप बीकॉम ऑनर्स में हैं तो आप दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और अगर आप बीकॉम प्रोग्राम में हैं तो एक सब्जेक्ट अभी पढ़ेंगे और एक सब्जेक्ट बाद में पढ़ेंगे। पहले हमारे सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फिर
हमारे दूसरे सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हालांकि सर अकाउंटिंग 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 तो मिलती है, लेकिन आप ये बीच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अकाउंटिंग के साथ क्या संबंध है? इसका कोई रिलेशन तो अकाउंटिंग के साथ है नहीं। फिर भी मैंने शुरुआत की, मैंने कहा कोई बात नहीं, कॉमर्स में तो हर एक चीज की आपको जरूरत है, किसकी क्या जरूरत है ये आपको बता रहा हूं। तो हमारा जो कॉमर्स का फील्ड है वो कहता है कि देखिए, आपको अगर हम ये बताएं तो ये बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है कि मनी के बिना कुछ नहीं चलता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मनी। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इतना पढ़ रहे हो, पढ़ लिख के इतने डिग्रीज लोगे, आखिरकार क्या करोगे? जॉब करोगे या बिजनेस करोगे? आप बोलोगे सर अगर हमारे पास अपना पैसा होता तो हम बिजनेस करते, या हमारे पास पैसा है तो मैं बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूं, मैं बिजनेस क्लास हूं, मैं बिजनेस करूंगा। या आजकल एक लगता है कि हां सर्विस क्लास में भी बहुत अच्छी पे मिलती है सर, मैं तो पढ़ लिख के अलग अलग कंपनीज का एक्सपीरियंस करूंगा, जॉब करूंगा। लेकिन प्राइमरी कंसर्न यही है, जॉब करने के पीछे प्राइमरी कंसर्न यही है कि भैया फंड्स की कमी है, इसलिए फंड्स किसी और के होंगे और बिजनेस हम लोग चला लेंगे, मैनेजर बन के बैठेंगे। तो मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये जो आपने अकाउंटिंग 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 ये तीनों चीजें समझी, इसमें मनी की मैनेजमेंट नहीं की गई। हां मनी की अकाउंटिंग की गई, लेकिन मनी की मैनेजमेंट नहीं की गई, इसलिए मनी की मैनेजमेंट करने के लिए सब्जेक्ट बना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो, मनी कहिए या फिर फंड्स कहिए, दोनों को चाहिए। अगर आप एक बिजनेस यूनिट रन करते हैं तो भी बिजनेस बिना फंड्स के नहीं चल सकता, और अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं चाहे आप सर्विस करते हैं, तो आपके पास जो इनकम आती है उसको आप सेव करते हैं। मैंने कहा क्यों सेव करते हो? क्यों नहीं आप भी वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करते, जो पैसे कमाते हो खर्च लो? सेव क्यों करते हो? क्योंकि सेविंग को हम ग्रो कराते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे या हम कल को अपने बच्चों को कुछ दे के जाएं, तो इसलिए हम कुछ सेविंग करना चाहते हैं। तो दोनों को मनी चाहिए, बिजनेस को भी चाहिए, इंडिविजुअल को भी चाहिए। अब बिजनेस के जो फंड्स की मैनेजमेंट है वो हम इस सब्जेक्ट में करते हैं और इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। मैं आपको हिंट कर रहा हूं कि इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ऐसा ही मिलता जुलता अगर मैं किसी इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में बात करूं कि इंडिविजुअल के फंड्स की मैनेजमेंट कैसे होगी, तो आप ये नेक्स्ट सेमेस्टर में हमारे साथ डिस्कस करोगे। इसका नाम होता है फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए, FOI सब्जेक्ट है। ये हम आपके साथ नेक्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा प्राइमरी कंसर्न है कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर आपने बोला कि इसमें हम लोग फंड्स की मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है? ठीक है, इसको अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। हालांकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, लेकिन इस चैप्टर में मैं आपसे जो इंट्रोडक्टरी बातें कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बातें आपके साथ नहीं करूंगा। प्रैक्टिकल बातों के लिए हमारे पास पूरा चैप्टर है, उसमें समय लगेगा। मैं एक थीम बनाने की कोशिश करूंगा जो कि बच्चे हमसे जानना चाहते हैं कि सर इस सब्जेक्ट को हम क्या माइंड में रख के पढ़े, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो मैंने सबसे पहली बात आपको बताई कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट is primarily concerned with taking decisions relating to, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, रिलेटिंग टू क्रिएशन या फिर मेंटेनेंस ऑफ, मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूं, मेंटेनेंस ऑफ वेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपकी वेल्थ को बढ़ाने की बातें करेगा ये सब्जेक्ट। वेल्थ को कैसे बढ़ाना है, या जो वेल्थ आपके पास है उसे कम से कम कैसे मेंटेन रखना है, इसके बारे में ये आपको बताएगा, ठीक है सर?
कैसे बताएगा? अब हालांकि इसके लिए वेल्थ के लिए हम बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे, लेकिन आपको बताता हूं, क्योंकि हमने अपनी स्टार्टिंग की है फंड से रिलेटेड, तो पहले मैं आपको बता दूं कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो ये फंड्स हैं, जो हमारे बिजनेस की, जिसे बोलते हैं ये बिजनेस का ब्लड है, इसको हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे पहले, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आपके माइंड में आना चाहिए ब्रॉडली बिजनेस का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट। सर बिजनेस करेंगे तो हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैंने कहा किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? आपने कहा कि सर आप देखते हो जब अकाउंटिंग पढ़ा था तो बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट की एसेट साइड क्या थी? बिजनेस में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वही थी। सर हमें लैंड खरीदनी पड़ती है, बिल्डिंग्स बनानी पड़ती हैं, तो और सर हमें मशीनरी, बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, आपने एक मूवी आई थी आमिर खान की, देखिए सरफरोश। सरफरोश मूवी के अंदर वो दिखाते हैं कि टेररिस्ट कहते हैं कि भाई बंदूक तो हमने ले ली, लेकिन गोलियों के बिना तो बंदूक बेकार है। इसका मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट की है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वो बेकार है जब तक आप वर्किंग कैपिटल नहीं लगाते। यानी आपको कुछ पैसा और लगाना पड़ता है, स्टॉक में कुछ पैसा फंसाना पड़ता है, डेटर्स में, तो ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं। सर अकाउंटिंग कहती थी ये जब काम करोगे तो मैं अकाउंटिंग कर दूंगी, लेकिन अब हम ये चर्चा करेंगे कि क्या ये फ्रूटफुल है, क्या मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अगर मैं करता हूं तो इससे मेरी वेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? पॉजिटिव पड़ेगा कि नेगेटिव पड़ेगा? यानी हम आपकी वेल्थ की क्रिएशन किया करेंगे और ये आपको बताएंगे। तो मैंने कहा सबसे पहला काम क्या था? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जब हम करेंगे तब भी हम बातें करेंगे कि इससे हमारी वेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। सर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा लाओगे कहां से? तो हम दूसरी बात किया करेंगे कि फंड्स की कलेक्शन कहां से होगी। ओके, फाइनेंस की बातें करेंगे। अब सर फाइनेंस चाहिए तो आप अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाओ। वहां लिखा होता था शेयर कैपिटल इशू कर दो, वहां लिखा होता था बैंक से जाके लोन ले लो, वहां लिखा होता था कि भाई डिबेंचर्स इशू कर दो, और डिबेंचर्स का मॉडर्न नेम है बॉन्ड ले लो, और अगर ज्यादा होशियार हो तो भाई इनको तो ब्याज देना पड़ता है, पैसा हो सके तो करंट लायबिलिटी से जुगाड़ करो, क्रेडिटर्स लो, बिल्स पेबल लो। ये सब क्या थे? ये सब थे हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो हम पैसा कहां से लाएं? अकाउंटिंग तो बताती थी कि आप पैसा लाओगे तो मैं एंट्री बना दूंगा, लेकिन अब हम बात करेंगे कि पैसा कहां से लाएं। अब सर ये क्या बात हुई, जहां से मिले वहां से ले आओ? नहीं, हम कह रहे हैं कि भाई पैसा जहां से लाएंगे उसका मेरी वेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम आपको निकालना सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे उसके लिए चैप्टर्स हैं। अच्छा जी सर, हम बैलेंस शीट की तो 2 ही साइड होती थी, एसेट इन्वेस्टमेंट और दूसरा फाइनेंस, हो गई दोनों बातें। अब क्या? नहीं, एक और बात है। देखिए जब आप पैसा लाओगे और पैसा बिजनेस में लगाओगे, तो जब लगाओगे तो उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न आएगी कि नहीं आएगी? तो उस रिटर्न को भी अच्छे से डील करना बहुत जरूरी है। जो रिटर्न आएगी उस रिटर्न को बिजनेस में रखना है या बांट देना है, जैसे कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है, क्योंकि डिविडेंड दोगे तो आपके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे तो बिजनेस के अंदर वो रिसोर्सेज बच जाएंगे और उन रिसोर्सेज को हम बिजनेस में दोबारा रीयूटिलाइज करेंगे और मनी को ग्रो करा देंगे। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो आपने भैया बैंक के अंदर जाकर के पैसा फिक्स डिपॉजिट करा दिया और 1 साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिल गया। अब आप सोच रहे हो कि इस पैसे में से कितना पैसा खर्च कर दूं और कितना बचा के वापस बैंक में एफडी करा दूं, क्योंकि जितना बचाऊंगा उतने के ऊपर मुझे ऊपर रिटर्न मिलेगी, रिटर्न पे रिटर्न मिलेगी, फायदा होगा। लेकिन आपको यह भी परेशानी है कि सारे पैसे वहां थोड़ी ना रख लोगे, कुछ अपने खर्चे के लिए भी चाहिए। तो यानी हमें हमेशा इसको बैलेंस करना पड़ेगा कि कितना पैसा बांट दिया जाए और कितना पैसा बचा लिया जाए। इसका मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जितना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम ये पढ़ने वाले हैं बिजनेस से रिलेटेड, इसमें हम 3 स्टेजेस की बात आपके साथ करेंगे, 3 डिसीजंस की बात आपके साथ करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तब भी बात करेंगे, फाइनेंस लेने जाओगे तब भी बात करेंगे, और जब आप पैसा डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब भी बात करेंगे। ठीक है सर, तो यहां लिखेंगे हम लोग इन, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑल द डिसीजंस
all the decisions relating to finance are classified into three categories. यानी आपको जो ये डिसीजन है इसको हम ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताएंगे। क्या क्या बताए? बता तो मैं आपको पहले ही चुका हूं। सर सबसे पहला डिसीजन तो आपने बताया कि सबसे पहला डिसीजन कहलाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हालांकि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तीनों चीजें बिजनेस को चाहिए, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें कोई 1 2 3 नहीं है, किसी को भी आप पहले डिस्कस कर सकते हो, लेकिन हम लोग पहले एक्चुअली ऐसा मान के चलते हैं कि पहले हम अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, फिर उसके फंड्स के बारे में सोचते हैं, और प्रॉफिट या डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूशन तो हमेशा लास्ट स्टेज पर ही आती है। तो आप सबसे पहले बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब यहां पर मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो मैनेजमेंट का मतलब होता है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना। सर पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म को अगर आप समझना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना। और फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब आपको पता है कि सर प्लांट एंड मशीनरी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना, बिल्डिंग में लगाना है, फैक्ट्री में लगाना है, जो भी है। इसको हम लोग नाम देंगे कैपिटल बजटिंग, और ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर भी रहेगा। हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, लेकिन हमारे इस चैप्टर में बहुत गहराई हो सकती है, कैपिटल बजटिंग में बहुत गहराई हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पानी तो समुद्र में भी है, लेकिन आप लोगों को तैरने के लिए स्विमिंग पूल दिया जाता है, समुद्र में तो नहीं तैरते ना। तो ऐसा पानी से घबराना नहीं चाहिए। कैपिटल बजटिंग आपको बड़ा एलिमेंट्री पढ़ना है। फर्स्ट स्टेज पे कैपिटल बजटिंग को एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद में जाके इसको हम डिटेल में पढ़ाते हैं। यानी कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब फिक्स्ड एसेट से जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि मुझे प्लांट एंड मशीनरी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या मेरे पास अगर 10 तरह की मशीनरी है तो उसमें से मुझे किस मशीनरी में लगाना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन तरह की बातें करेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ठीक है। ज्यादा आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि इसके अंदर फिर प्रैक्टिकल पार्ट आ जाता है, टेक्निक्स आ जाती हैं, और इसकी बहुत ही बेहतरीन 2 टेक्निक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा डिस्कस होती हैं। एक होती है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और एक होती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर। अभी इन दोनों के बारे में लिखवा नहीं रहा, बस मैंने आपको बता दिया। आप में क्यूरियोसिटी होगी तो आपने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज जब आप कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे तो यही 2 टेक्निक आपको सबसे ज्यादा डिस्कस करनी है। सर ये तो थी बंदूक, सरफरोश की बंदूक, लेकिन इसके साथ साथ मुझे वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, गोलियां। तो सर इन्वेस्टमेंट तो हमें वर्किंग कैपिटल में भी करनी पड़ती है। अब हमारी अकाउंटिंग के अंदर वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, लेकिन यहां पर हम वर्किंग कैपिटल को एक तरीके से मान के चलते हैं इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, इन्वेस्टमेंट इन कैश एटसेट्रा। जो हमारे शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, जिसे आप कह सकते हो करंट एसेट्स, उनके बारे में बात करते हैं। और ऊपर हम नॉन करंट एसेट्स के बारे में बात करते हैं, और इसको हम फाइनेंस में पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सर यहां पर हम आपको क्या पढ़ाएंगे? यहां हम आपको यह पढ़ाएंगे कि अगर आप अपने डेटर्स का क्रेडिट पीरियड बढ़ा दो, नॉर्मली आप अपने कस्टमर से कहते हो कि देखो हम आपको 30 डेज का क्रेडिट देंगे, लेकिन अगर आप अपना क्रेडिट 30 डेज से बढ़ा के 60 डेज कर दो तो इसका आपकी वेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ठीक है जी। बच्चे को लग रहा हो सकता है कि सर वेल्थ की बात कह रहे हो, आपको प्रॉफिट की बात कहनी चाहिए। तो ये सारी बातें इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। थोड़ी देर के बाद मैं प्रॉफिट के बारे में भी आपके साथ चर्चा करूंगा। और मैं बार बार जब आपके साथ वेल्थ की बात कर रहा हूं तो हमें फाइनेंस में वेल्थ की ही बात करनी है। यानी अभी तक आपने जितना भी कॉमर्स पढ़ा है उसमें आपने ये नहीं पढ़ा कि अगर हम डेटर्स का पीरियड बढ़ा दें, डेटर्स का पीरियड कम कर दें तो हमारी वेल्थ पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा।
अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा कि मशीन ए और मशीन बी लेने से हमारी वेल्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो ये सारी बातें हम आपको यहां सिखाएंगे, इस स्टेट ऑफ माइंड से हम आपको बताएंगे। ठीक है जी। अब सर इससे ज्यादा बोलने का भी मेरे पास तो मौका है नहीं, तो अब मैं अगली स्टेज पे चला जाता हूं। मेरी अगली स्टेज जो है वो आएगी कि सर फाइनेंस की बात करो, तो मेरा सेकंड डिसीजन बनेगा फाइनेंसिंग डिसीजन। और फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि सर आखिरकार फंड्स को कहां से कलेक्ट किया जाए, फंड्स की कलेक्शन कहां से की जाए। तो यहां पर हम सीखेंगे डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। अब मैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की बात कर रहा हूं। अकाउंटिंग ने लायबिलिटी साइड प्रिपेयर कर दी, लेकिन अकाउंटिंग ने यह नहीं सिखाया था कि पैसा लिया कहां से जाना चाहिए। उसने कहा ये सोर्स होते हैं, तुम लाओ, मैं एंट्री बनाता हूं। सर पैसा लायबिलिटी साइड बताती तो है कि आप पैसा चाहे तो शेयर इश्यू कर लो, मतलब आप चाहो तो इक्विटी शेयर को इश्यू कर लो, और आप चाहो तो प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू कर लो। और सर अगर आपकी इच्छा हो तो आप डिबेंचर्स को इश्यू कर लो। ज्यादा बड़ी कंपनी हो तो सर बॉन्ड्स इश्यू कर दो। ये सारे होते थे। और तो और अगर आप थोड़े समझदार हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि रिजर्व आर आल्सो सोर्स ऑफ फाइनेंस। सर यहां से अब सवाल यह उठता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो प्रोजेक्ट में मुझे पैसा लगाना है वो पैसा मुझे कहां से लाना चाहिए। इतने सारे सोर्सेज हैं सर, कहीं से भी ले आओ, ऐसे नहीं होगा। इन सब का आपकी वेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे इंपैक्ट पड़ेगा? तो हम फाइनेंसिंग डिसीजन में आपको बताएंगे कि देखो सबसे पहले तो आप ये सीखोगे कि आपको इनकी कॉस्ट क्या पड़ती है, इनकी कॉस्ट आपको क्या पड़ रही है। ठीक है सर, आपने तो कह दिया जी कॉस्ट क्या पड़ रही है, और बच्चा कहता है कि मैंने सुन भी लिया कॉस्ट क्या पड़ी है। कॉस्ट इतना आसान काम नहीं होता कैलकुलेट करना। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो यही कहूंगा कि अगर डिबेंचर आपने 14% डिबेंचर इश्यू किए हैं, तो सिंपल टर्म्स में कह रहा हूं, यह सही बात नहीं है, इस पर जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो कॉस्ट है। इक्विटी शेयर तो ऐसा था जिसने कहा था कि प्रॉफिट कमाओ तो मुझे दे देना, ना हो तो मत देना। तो दैट डजंट मीन्स कि हमारे पास शेयर्स की कॉस्ट नहीं होगी, हमें इसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सर अभी आप कह रहे थे डिबेंचर के जो इंटरेस्ट है वो कॉस्ट है, तो इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड है वो उसकी कॉस्ट है, लेकिन वो डिविडेंड तो तय ही नहीं है, मैं उसकी कॉस्ट कैसे निकालूंगा? ये हम आपको फाइनेंस में सिखाएंगे, बट निकालनी आपको पड़ेगी। और यही सबसे ज्यादा टेढ़ी काम आपको सिखाना है या सीखना है इस चैप्टर के अंदर, जब हम फाइनेंसिंग की बात करेंगे। और ये जो सारी की सारी बातें हैं, इन सब का नाम होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक चैप्टर पढ़ोगे। अगेन मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा फाइनेंस में, क्योंकि सभी चीजें मैं क्वेश्चन से पूछता हूं। मेरा काम तो होता है क्वेश्चन से वेरिएबल लाना, फॉर्मूले में डाल के आंसर निकाल देना। असल प्रॉब्लम तो रियल लाइफ वालों की है, जिनके पास डाटा नहीं होता, उन्हें डाटा खुद लाना पड़ता है। आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप घबराना मत, हम तो आसानी से काम कर देंगे। क्वेश्चन में सारा का सारा डाटा गिवन होता है। सर हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, मान लीजिए हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनकी कॉस्ट है 16%, मतलब वो हमसे प्रेफरेंस वाले डिविडेंड मांग रहे हैं। तो इन सब की ये जो कॉस्ट होगी ये हम निकालना सीखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में। और ये जो फंड्स होते हैं ये कुछ यहां से कलेक्ट होते हैं, कुछ यहां से 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 होते हैं, तब जाके हमारे टोटल फंड्स कलेक्ट होते हैं। और इन टोटल फंड्स की फिर हम एक टोटल कॉस्ट निकालते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब मैं आपसे यह कहूं कि भाई इसको इतना सिंपल मत समझना, ये सारी बातें ना अलग अलग होती है। मैं आपको एक दूसरे पेज पे समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा ही समझ लूंगा, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। ये मान लीजिए एक बिजनेस है, कोई XYZ कंपनी है, और ये उस कंपनी का एक एम्प्लॉय है, और ये हमारी गवर्नमेंट है, क्या कहने जिसके, प्यारी हमारी गवर्नमेंट है।
तो ये एम्प्लॉय इस बिजनेस में जॉब करता है, इस बिजनेस को अपनी सर्विस देता है और ये बिजनेस इसे एक सैलरी देता है। तो हमने पूछा भाई एम्प्लॉय से कि तेरी सैलरी कितनी है? ये कहता है जी 1 लाख रुपीस पर मंथ मेरी सैलरी है, यानी टोटल साल की 12 लाख रुपए पर एनम मेरी सैलरी है। अब हमने कंपनी से पूछा कि ये जो एम्प्लॉय है तुम्हारा, ये तुम्हें क्या कॉस्ट करता है? तो नॉर्मल इंसान बोलेगा जी ये 1 लाख रुपए पर महीना या 12 लाख रुपीस पर एनम। लेकिन कंपनी कह रही है ये गलत बात है। देखो 12 लाख तो हम इसको सैलरी देते हैं, प्लस साल में हम इसे बोनस देते हैं, प्लस हम इसके प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करते हैं, प्लस हम इसका इंश्योरेंस करवा के चलते हैं ताकि ये और इसके घर में कोई बीमार हो तो ये हमसे पैसे मांगेगा तो हम इसको इंश्योरेंस की फैसिलिटी देते हैं, हम इसे कुछ कार की फैसिलिटी देते हैं। ये एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सब आप इनकम टैक्स से पढ़ चुके हैं और वो कंपनी कह रही है गवर्नमेंट को कि भाई हमें ये एम्प्लॉय तो 20 लाख का पड़ता है, साल भर में 20 लाख। इसका मतलब रियल कॉस्ट को निकालना पड़ता है, वो नहीं होती जो आपको दिखाई देती है। अदर फैक्टर्स को कंसीडर करके जब हम अपनी कॉस्ट निकालेंगे तो इस चैप्टर का नाम होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां पर हम आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाएंगे और कॉस्ट को हम के कैपिटल से डिनोट किया करेंगे। इसके साथ साथ फिर हम आपको बताएंगे कि देखिए ये जितने भी फंड्स हैं ना, इन सब फंड्स के अलग अलग रिस्क होते हैं। सर रिस्क से आपका मतलब क्या है? मैंने कहा देखो, अगर आपने डिबेंचर का ब्याज नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया तो क्या चलेगा? देना पड़ेगा, प्रॉफिट हो या ना हो देना पड़ेगा। लेकिन इक्विटी शेयर की बात करें तो आपके पास प्रॉफिट हो तो डिविडेंड दे देना, नहीं प्रॉफिट हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मत देना। डिबेंचर को अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिया तो आपको घसीट के कोर्ट में ले जाएंगे और कंपनी को ताला लगवा सकते हैं, दिवालिया करवा सकते हैं। आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल हैं, लोग बैंकों का लोन लेके भागे हुए इंडिया से बाहर, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो रिस्क को भी जानना बहुत जरूरी है कि किसका रिस्क क्या है, किसकी कॉस्ट क्या है, और फिर हम अपना फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए बिजनेस में। ये सारी की सारी बातें आपको सिखाई जाएंगी। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर तो हमें कैपिटल की कॉस्ट की बात करेगा और रिस्क भी उसको इंपैक्ट करेगा, और फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, यानी रिस्क के कॉम्बिनेशन से और रिटर्न के कॉम्बिनेशन से जाकर के फाइनली हम लोग इसको निकालते हैं कि व्हाट शैल बी द वेल्थ। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम इसे कहेंगे कि आप अपनी निकालेंगे व्हाट शैल बी योर वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जो कि चैप्टर कहलाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। एक तरीके से ये आपकी बिजनेस की वैल्यूज निकालना आपको सिखाएगा। अभी तक आप नहीं निकाल पा रहे थे कि बिजनेस की वैल्यू कितनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू कितनी है। सर हम निकाल पाएंगे? हाँ, यहां आप निकाल पाओगे प्रोवाइडेड आपको डाटा मिल जाए। रियल लाइफ के अंदर डाटा लाना ही मुश्किल होता है, हम तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं कि पिछले साल में ये डिटेल थी, बैलेंस शीट से उठाई और काम कर लिया। लेकिन रियल लाइफ में तो हमें प्रिडिक्शन करनी पड़ती है, तो उस डाटा को हमें लाना पड़ता है और हम उसे एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ देते हैं। या हम कल को खुद ही, आज हम पढ़ रहे हैं, कल को हम लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, रिस्क की मेजरमेंट करने के लिए एक चैप्टर लीवरेजेस नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आएगा सर हमारा तीसरा और लास्ट डिसीजन जिसका नाम था डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, थर्ड एंड लास्ट डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन। अब ये डिविडेंड डिसीजन क्या कहेगा? तो डिविडेंड डिसीजन आपको ये कहेगा whether to retain the profits, whether to retain the profits किस लिए? for reinvestment or to distribute it।
अगेन हमारे सामने में सिचुएशन वही आएगी कि भैया डिविडेंड बांटने से वेल्थ बढ़ेगी या डिविडेंड को बचाने से वेल्थ बढ़ेगी। अभी दिमाग मत चलाना कि सर बचाने से बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। पता चले आपको पता चला कि अच्छा एक होलसेल मार्केट है और होलसेल मार्केट में अगर मैं जाके 10 किलो चावल ले आऊं तो सस्ता पड़ेगा, बाहर की शॉप से लाता हूं तो 1 किलो चावल 100 रुपए का है और वहां से लाता हूं तो मुझे 70 रुपीज केजी मिल रहा है, मैं एक ही बार जाके 10 किलो ले आता हूं। आप जाके 10 किलो ले आए लेकिन बाद में पता चला कि कीड़े पड़ गए, खराब हो गया, आपने उसकी केयर नहीं की, आपको स्टोरेज करनी नहीं आती थी, फलाना 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 नुकसान कर लिया आपने अपना। या सर मैं बहुत ज्यादा होशियार हूं, मैं तो किसान के घर जाकर के लेके आऊंगा। तो ऐसे मत समझ लेना कि भैया पैसा अगर बचा लिया तो वेल्थ को ग्रो करेगा ही करेगा। ज्यादा बातें अभी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि चैप्टर है, उसके ऊपर बहुत टाइम लगेगा और करना चाहूं भी तो भी अभी आपके साथ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी आपको जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ही नहीं पता। चलो थोड़ा उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि सर ये तीनों डिसीजन जो हैं हम लेंगे तो किस टेक्निक के आधार पर लेने वाले हैं। ठीक है, तो इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें क्या समझना है, एक सिंपल सा कंसेप्ट समझना है, दैट मनी occur at different point of time. Money occur at different point of time. पैसा जो होगा वो तो अलग अलग टाइम पर अकर करेगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। सपोज आज को मैं T0 लिखता हूं और 1 साल बीत जाने को T1 लिखता हूं, 2 साल बीत जाने को T2 लिखता हूं, T3, T4, मतलब ये एक साल के बाद की मैं बात आपको बता रहा हूं। अगर आपने आज लेट अस सपोज एक मशीन परचेज की, मान लेते हैं 5 लाख की मशीन परचेज की, तो आज आपने 5 लाख रुपीस आउटफ्लो किया, पैसा गया, इसकी रिटर्न आपको T1 पे मिलेगी, T2 पे मिलेगी, T3 पे मिलेगी, T4 पे मिलेगी। अब बच्चा कहेगा सर अगर मैंने मशीन लगाई है तो सेल तो रोज हो रही है बेटे, लेकिन हम लोग जब फाइनेंस में बात किया करेंगे तो हम या तो ईयर के बिगिनिंग में या ईयर के एंड में बात किया करेंगे। हम ये कहेंगे कि पैसा आज ही लगेगा। ये बच्चा कहता है हाँ सर ये बात तो मुझे समझ में आती है, आज ही लगेगा, लेकिन पैसा तो हर रोज आएगा ना मशीन से। लेकिन हम ये कहते हैं, हम जब थ्योरी में बात करेंगे तो थ्योरी में हम ये नहीं कह सकते कि रोज इतना इतना पैसा, हम कहेंगे पूरे साल का पैसा एक साथ, जब हमारी एंड में रिपोर्ट बनती है P&L तभी पता चल पाता है, ऐसे डेली बेसिस पर नहीं पता लगता। तो हालांकि पैसा रोज आता है लेकिन हम ये मानेंगे इस टाइम पर आया, इस टाइम पर आया, इस टाइम पर आया, इस टाइम पर आया। तो ये जो मनी एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ये जो है सिंपली कंपेरेबल नहीं होता है। कभी भी 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मनी कंपेरेबल नहीं होता। तो हमारी फाइनेंस सिखाती है कि ऐसे केस में आपको डिसीजन लेना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और यही हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेस रहेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कई जगह पर हम इसे बोलते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, एक ही बात है। यहां पर हम 2 कंसेप्ट की बात करते हैं। एक कंसेप्ट होता है हमारा कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, जो हम ज्यादा यूज करते हैं। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। ये आपको सिखाएंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से बच्चा घबरा जाता है, उसको समझ नहीं आता, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि वो पूरी फाइनेंस में यही इस्तेमाल कर रहा होता है और बड़ी कंफर्टेबली इस्तेमाल कर रहा होता है। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक या प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक ये कहता है कि इसको अगर हम यहां पर एज्यूम कर लें, इसको हम यहां एज्यूम कर लें, इसको भी यहां एज्यूम कर लें और इसको भी यहां एज्यूम कर लें, एज्यूम कर लें या कैलकुलेट कर लें, तो फिर ये सारे कैश फ्लो एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, कंपेरेबल हो जाएंगे। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। दिमाग पे जोर मत डालना,
करेंगे, जब करेंगे तब सारी बातें आपको बताएंगे, फिर ये कंपेरेबल हो जाएगा। और दूसरी टेक्निक जो होती है उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक, जस्ट रिवर्सल, या जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। ये कम यूज होगी। तो हमारा जो फाइनेंस का कंसेप्ट है, जो टेक्निक है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर आपको आती तो मैं इसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके समझाता। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब हम प्योरिटी की फॉर्म में पढ़ते हैं, उस चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, तो इनिशियली बच्चा घबराता है, लेकिन आप घबराना नहीं, जितना समझ में आए समझ लेना। जैसे जैसे आप फाइनेंस को आगे पढ़ते जाएंगे, ये टॉपिक आपका अपने आप स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये जब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीख लेंगे ना, तो हम आपके साथ ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर पाएंगे, अभी नहीं कर सकते, ठीक है। अब सर, फाइनेंस के अंदर ये 3 डिसीजन हम लेंगे और इसके पीछे जो हमारा प्रैक्टिकल कंसेप्ट होगा वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगा। एक और बात अब हम आपके साथ करते हैं। सर, आपने ये बोला कि हम हमेशा हर डिसीजन को वेल्थ को माइंड में रख के करेंगे, तो हमारे पास जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। तो हमारे, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो 2 कॉन्फ्लिक्टिंग कंसेप्ट हमारे बीच में आते हैं। एक होता है कि सर, प्रॉफिट हमें मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम किसी बिजनेस के फाइनेंशियल मैनेजर हैं तो हमें डिसीजन ये सोच के लेना चाहिए कि मेरा प्रॉफिट किस में ज्यादा होगा। सर, अभी पीछे आप एग्जाम्पल ले रहे थे और आपने ये कहा था कि सपोज हमारी डिबेंचर्स की कॉस्ट है 14% और हमारी शेयर्स की कॉस्ट है 16%, इक्विटी की मान लीजिए 16% कॉस्ट है। तो सर, अगर हमारी कॉस्ट कम होगी तो सर्टेनली ये तो कोई भी जानता है कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो सर, मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहिए और मुझे अगर पैसा लेना है तो मुझे डिबेंचर से पैसा लेना चाहिए और शेयर से पैसा नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये जो डिबेंचर है ये रिस्की है और ये जो शेयर्स है ये सेफ है। यानी जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो इग्नोर हो जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी में रिस्क फैक्टर इग्नोर हो जाता है। हमारा एक दूसरा कंसेप्ट है वेल्थ। ये वेल्थ कैसे क्रिएट होती है? ये वेल्थ हमारी जो है ये बेसिकली रिस्क और रिटर्न, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या इन दोनों के बीच में तालमेल होने से, ट्रेड ऑफ करने से बनती है। अगर मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने गया तो मैं रिस्क को देखना बंद कर दूंगा। रिस्क को देखना बंद कर दूंगा तो मेरा बिजनेस रिस्की हो जाएगा और रिस्की चीजों के लिए लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लोग कहते हैं ये तो रिस्की है, छोड़ दो, पैसा डुबा देगी। लेकिन अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो रिटर्न भी नहीं मिलेगी। इसलिए रिस्क और रिटर्न दोनों का बैलेंस करने से जनरेट होती है वेल्थ। और ये वाली बात आपको कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज चैप्टर सिखाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, और वो आपको बताएगा कि वैल्यू या वेल्थ अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको रिटर्न को इस के से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए लेट अस सपोज आपकी रिटर्न है 100 रुपीज और आपकी नीचे की के है 0.2। अगर रिटर्न वही 100 है लेकिन आपकी कॉस्ट हो जाए 0.15 और अगर आपकी रिटर्न 100 और कॉस्ट हो जाए 0.10, तो बेटे अगर मैं आंसर निकालूं तो फर्स्ट केस में मेरा आंसर आएगा 500 आ रहा है। 100 डिवाइडेड बाय 0.2, ये आंसर आ गया 500। सॉरी, इस केस में आंसर आ रहा है 500, इस केस में आंसर आ रहा है 1000 और
इस केस में मेरा आंसर आ रहा है 666.67। तो ये जो k है, इस k को हम बोलते हैं, है तो ये कॉस्ट, मैंने आपको बताया था कि इसको हम कॉस्ट बोलते हैं, k से डिनोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न। शेयर होल्डर, अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपको जो रिटर्न चाहिए उसे हम बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और वैल्यू निकालने का तरीका फाइनेंस में एक ही है कि हम रिटर्न को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी परसेंटेज से डिवाइड कर दें। तो ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ये रिस्क के इंक्रीज होने पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज होती है। दैट मीन्स ये 0.2 इसलिए है क्योंकि यहां पर रिस्क ज्यादा है और यहां पर जरूर रिस्क कम है, इसीलिए ये कॉस्ट मेरी कम है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मेरी कम है और वैल्यू मेरी मैक्सिमम है। इसका मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये कंसेप्ट देखने से लगता है कि जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वैल्यू भी ज्यादा होगी, लेकिन फाइनेंस, पूरी फाइनेंस में जोर लगाकर, एम्फेसिस देकर आपको समझाएगा कि गलत बात है। वेल्थ बन रही है रिटर्न और रिस्क के ट्रेड ऑफ से। हो सकता है अभी इनिशियल स्टेज पर यह बातें मैं आपको बहुत ज्यादा कन्विंसिंग तौर पर नहीं बता पाऊं, क्योंकि आपने अभी कंसेप्ट पकड़े नहीं है। जैसे आप कंसेप्ट पढ़ लोगे, माइंड में आ जाएंगे, पकड़ने लगोगे तो ये बातें आप समझ जाओगे। सेकंड थिंग, ठीक है सर, अब मैं आपको एक दूसरी चीज और बताना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो हमारा फाइनेंस एक बात और कहता है कि प्रॉफिट बेसिकली अकाउंटिंग टर्म है और ये अकाउंटिंग टर्म जो है ये नोशनल है। अकाउंटिंग इज नोशनल। क्यों नोशनल है? बिकॉज इट इज कंप्यूटेड, इट इज computed according to various accounting policies। आपको पता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई जाती हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन में, और विच कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि मैं उन्हें दूसरे तरीके से लगाऊंगा, मैं दूसरे एस्टिमेट्स लगाऊंगा तो ये मेरी फिगर जो है ना अलग आएगी, यानी रिलायबल नहीं है। प्रॉफिट्स को मेजर मतलब सर्टिनिटी से प्रॉफिट को मेजर नहीं किया जा सकता। हमारा ये वेल्थ का कंसेप्ट जो है ना, ये कैश के ऊपर बेस्ड है और कैश में कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। ये कैश बेस्ड कंसेप्ट है और देयर इज नो कंफ्यूजन और इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसका अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर भी कोई भी इंपैक्ट नहीं है। ठीक है, हमने आपको जहां तक हो सका एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश की है कि आने वाले चैप्टर्स में आप क्या पढ़ेंगे, किस माइंडसेट से पढ़ेंगे, हमारा यह सब्जेक्ट किस तरह की मैनेजमेंट की बात करेगा और हमारे इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ठीक है, तो जितना समझा पाए हैं उतना आप दिमाग में रखिए। उसके बाद जब आप पढ़ते जाएंगे तो सर्टेनली ये सारी की सारी बातें आपकी कनेक्ट होती जाएंगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखते जाएंगे, टेक्निक सीखते जाएंगे, कंसेप्ट सीखते जाएंगे, आपको सारी की सारी बातें कनेक्ट हो जाएंगी। टाटा बाय बाय, सी यू।